नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं अंक गणितीय परीक्षण। तो अंक गणितीय परीक्षण में जो कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रिया। तो हमने इस वीडियो में आप सभी लोगों से बात किया कि प्राकृत पूर्ण संख्या, इसमें हमने टॉपिक में देखा पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रिया। तो हमने पहले देखा उसमें पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देने पर ही वो पूर्ण संख्या बनती है। तो हमने उसमें बात किया किसी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल भी पूर्ण संख्या होता है और किसी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी पूर्ण संख्या होता है। इस पे हमने अच्छे से चर्चा किया, आपने देखा होगा, आपको समझ आया होगा और हमने उदाहरण से भी आपको बताने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि बल्कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर तथा भागफल पूर्ण संख्या नहीं होती। इस पर हमने भी चर्चा किया, हमने आपको प्रूफ करके दिखाया जो कि ऐसा नहीं होता। तो हमने इस पे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं पर आधारित क्या कर रहे थे, आधारित मूलभूत नियम के बारे में हमने चर्चा किया था। पहला बताया था हमने समवर्ग का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर लॉ। फिर हमने अगला देखा था सहचर्य नियम, फिर क्रम विनिमय नियम, फिर बंटन नियम। तो आप हम बात करेंगे समवर्ग नियम। ओके, समवर्ग नियम। क्लोजर लॉ। ओके, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमने देखा इस नियम के अनुसार यदि कोई दो संख्या a और b क्या है, पूर्ण संख्या है, तो उनका योग तथा उनका गुणनफल भी क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। ओके, तो हम इसको बात करते हैं। इस नियम के अनुसार यदि a और b पूर्ण संख्याएं हैं तो इनका योग तथा गुणनफल भी पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, अर्थात अब इसको सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे a प्लस b, मान लेते हैं कोई दो पूर्ण संख्या थी
बराबर इनका योग जो होगा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। ओके, फिर a इंटू बी बराबर ये क्या होगा, ये भी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक, तो इसे कहते हैं योग का संवरक नियम। योग का संवरक, संवरक नियम, और इसे कहते हैं गुणा का संवरक नियम। ओके, तो आप सभी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर अगर हम उदाहरण देखें इसका, उदाहरण, ठीक, तो उदाहरण में अगर देखते हैं, मान लेते हैं तो क्या होगा ये, ठीक, तो ये जो है योग का संवरक नियम है। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, 16 प्लस 3 बराबर 19। तो ये क्या है, योग का संवरक नियम। ठीक है, कैसा नियम, संवरक नियम। ठीक, आप देख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में अच्छे से प्रिय विद्यार्थियों। फिर इसके बाद हम उदाहरण 2 और देते हैं आपको, हम गुणा का संवरक नियम, इसको आप लिख लें। इसका मतलब ये है, संवरक नियम में कोई भी दो पूर्ण संख्याएं आपको दी जाएंगी, तो उनका योग यानी जोड़ भी क्या होगी, जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण संख्या। बस इसी नियम को ही क्या कहते हैं, योग का संवरक नियम। और किसी दो संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। इसे कहते हैं गुणनफल का संवरक नियम। ओके, आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, या आपको हम यही हम दिखा देते हैं कि 5 गुणे 3 बराबर 15। ये किसका नियम है, गुणनफल, सॉरी, गुणा का संवरक नियम, गुणा का संवरक नियम। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं, 7 8 56, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो इससे यही प्रदर्शित हो रहा है कि ये नियम जो है संवरक के गुणनफल का नियम है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आ जाएंगे क्रम विनिमय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटेटिव लॉ। ठीक, आइए इसको मिटा देते हैं।
इसे कहते हैं क्रम विनिमेय। क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव COMMUTATIVE लॉ। ठीक, इसे कहते हैं क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो आप देख सकते हैं इससे ये प्रदर्शित होगा क्रम विनिमेय यानी क्रम का जो है कोई संख्या दी जाएगी, ए और बी कोई संख्या है तो उसका योग का क्रम भी बदलने पर इक्वल होता है, और गुणनफल को एक क्रम को उल्टा यानी आगे पीछे करने पर भी वो जो प्राप्त होगा गुणनफल और योग क्या होगा, वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। ओके, तो आइए हम देखते हैं इसको। पहले इसका नियम देखते हैं। पहले एक अक्षर लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, तब ओके, तब अर्थात देख ए प्लस बी। ओके, और फिर इसी को क्रम इसका उल्टा कर दे क्रम विनिमय, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी योग दोनों बराबर हो, क्रम चाहे जो आप करें, ये इसका नियम होता है। इसी प्रकार से इसका भी इस प्रकार से है, तो इसको हम इस प्रकार से कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे कहते हैं योग का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। ओके, इसे कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय। ओके, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको किसमें प्रदर्शित करें, उदाहरण में, तो भी कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, जैसे 7 + 4 = 4 + 7, यहाँ भी 11 आएगा, लेकिन सिर्फ योग का क्रम नहीं है, योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक, इसके आगे भी देख लेते हैं, जैसे एक और देख लेते हैं उदाहरण। क्या देख लेते हैं, 13 + 17। कोई भी आप संख्या उठा लीजिए तो क्या होगा, ओके। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, ये वाला 5 × 3 = 3 × 5।
5 तिहाई 15 और 3 बचे 15, दोनों सेम है। इसी प्रकार से अगला भी देख लेते हैं। 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, तो ये दोनों जो है गुणा का क्रम गिनेंगे। नियम, ठीक, आप देख सकते हैं इसको। आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, नोट कर सकते हैं। अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो आगे हम चलते हैं। अगला जो नियम होता है सहचर्य नियम। कैसा नियम? सहचर्य नियम। आइए चलते हैं। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम। ओके, इसे कहते हैं सहचर्य नियम। इसे कहते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। ओके, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि ए कामा बी और सी क्या हो? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ओके, ए बी और सी क्या है? पूर्ण संख्या है। तब अर्थात क्या रूल होगा? मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसका मतलब है कि एक बार इसको जोड़ दीजिए, एक बार इसको जोड़िए, तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सहचर मतलब साथ ही रहेंगे। ठीक है, मतलब एक बार इसको साथ में जोड़े तो फिर इसको जोड़िए। अब एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर बाद में इसको जोड़िए, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसे योग का सहचर्य नियम, योग का सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। ओके, फिर इसी प्रकार से हम ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब हम इसी को 2 ब्रैकेट में कर दें तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे कहते हैं गुणा का सहचर्य नियम। ओके, अब हम देख सकते हैं इसको कि सहचर्य मतलब ये ऐसे रहेगी, 3 संख्या हो सकती है। मैक्सिमम सहचर्य नियम में 3 संख्या रहेंगे, क्योंकि 2 का जोड़ा तभी तो बनेगा। इस प्रकार से
ओके। अगर इसे उदाहरण से हम प्रदर्शित करें तो उदाहरण से देख लेते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए। तो 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5। इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट, ठीक। फिर इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं उदाहरण। 11 + 12 + 13। इधर इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। 11 + 12 + 13। तो ये दोनों जो है योग का सहचर्य नियम, योग का सहचर्य नियम, ओके, ये होते हैं। और अगर इसी को हम गुणनफल वाले में देख लें तो इसका इस प्रकार 2 × 4 2 × 3 × 5, 2 × 3 × तो एक बार इसको पहले इसका दोनों गुणा करें, फिर इसका करें, या हम इसका कहने पहले फिर इसका करें। तो इससे कोई सिर्फ क्रम ही क्या, सात सहचर्य, सिर्फ अलग अलग जोड़े होंगे लेकिन फर्क नहीं कुछ पड़ेगा। ओके। तो ये क्या हो गया, गुणा का सहचर्य नियम। आपको पेपर में ऐसे दिया जाएगा कि इसमें से छांटिए कि कौन से संवरक नियम से, कौन क्रमनिर्णय नियम है और कौन सहचर्य नियम है। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको छांटना है, हम भी जब अभ्यास कराएंगे तो इसमें कराएंगे। तो आप इसको देख लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक, ओके। देख लीजिए, आइए इसको हम मिटा देते हैं। फिर अगला हमारा जो नियम था वितरण, बंटन वितरण का नियम, ओके। आइए इसको मिटा देते हैं। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नियम, डिस्ट्री लॉ। यदि और सी को दी जाएंगे, अर्थात इन प्लस सी बराबर लिख दें ए इंटू
डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण मतलब उसको प्रसार करके आपको समझना होगा कि उसमें प्रसार होगा। तो आप देख सकते हैं, तो जब इसका ही इसमें गुणा कराते हैं किसी ब्रैकेट से पहले, तो इसका एक में होता है तो जो फिर इसका अगला, देख सकते हैं। तो ये कौन सा नियम है? बंटन वितरण का योग का बंटन वितरण नियम। इसी प्रकार से अगला भी दे सकता है, a प्लस बी इंटू सी। आप देख सकते हैं a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ओके, तो ये जो दोनों होंगे योग का कौन सा नियम? बंटन वितरण का नियम। ठीक, ये हुआ। फिर अगला हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कौन सा? तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि पहला जो गुणा योग पर आधारित वितरण बंटन नियम। क्यों? पहले क्योंकि गुणा हो रहा है, और यहाँ जोड़ गुणा वितरण बंटन नियम। ये यहाँ थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब इसका पहले गुणा होगा तो इसको कहेंगे गुणा का योग वितरण नियम, योग बंटन वितरण नियम। ठीक, बंटन वितरण नियम। ओके, और इसको कहेंगे योग, आपको दिखाते हैं पहले, क्योंकि योग है, जोड़ है, इस वजह से इसको कहेंगे जोड़ का गुणा बंटन वितरण नियम। इसको कहेंगे गुणा का योग बंटन वितरण नियम। इसको कहेंगे योग का गुणा बंटन वितरण नियम। ओके, देख सकते हैं। अब हम अगर उदाहरण में कोई देखें, उदाहरण में देखते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस 5। तो इसको वितरण कैसे कर सकते हैं? क्या इस तरह से कर सकते हैं हम, 2 इंटू 5। ओके, तो ये कौन सा नियम है? गुणा का योग वितरण नियम। और फिर इसको अगर हम अगले में देखें तो 1 प्लस 2 इंटू 7 बराबर 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7। तो इसे कहेंगे हम, इसको कहेंगे गुणा का योग वितरण नियम। इसको कहेंगे योग का गुणा वितरण बंटन
क्वांटम वितरण नियम। ठीक, देख सकते हैं। फिर अगला हम पढ़ेंगे इकाई अव्यय या तत्समक। ठीक है, पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं हम आप सब इसको नोट कर लिए होंगे। आइए मिटा देते हैं इसको। इकाई अव्यय, इकाई इकाई अव्यय, अव्यय 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 या तत्समक, तत्समक। ओके, तो इसे कहते हैं वह अवयव जिससे किसी संख्या में जोड़ने अथवा गुणा करने पर उसका मान अपरिवर्तित होता है, उसे ही संख्या का, या कहें तो उस अवयव को इकाई अवयव या तत्समक कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम? वह अवयव 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 वह अवयव जिसे किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है, उसे यानी उस अवयव को इकाई अवयव या तत्समक कहते हैं। तत्समक कहते हैं। जोड़ने की संक्रिया के लिए तत्समक बराबर 0। अब इसको बताते हैं। जोड़ की संक्रिया के लिए जोड़ की संक्रिया के लिए तत्समक
अवयव, अवयव क्या होता है 0। और यही कहें तो गुणा, गुणा की संक्रिया, यहाँ संक्रिया नहीं, संक्रिया, सॉरी ध्यान दीजिएगा इस पर, संक्रिया के लिए तत्समक अव्यय, अवयव क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अभी इसको हम अच्छे से बताते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप जब जोड़ की संक्रिया के लिए अवयव, अवयव निकालेंगे तो उसमें उस संख्या में ऐसा चीज जोड़े कि उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, ओके। और गुणा की संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो किसी संख्या में, ओके। तो हम अभी बता देते हैं आपको, ओके। अब जैसे कोई संख्या है 5, ठीक, तो हमको इसका तत्समक अवयव क्या होगा, -5 होगा, और फिर इसका मान क्या, 0। तो ये योग का क्या कहें थे, जोड़ संक्रिया का, संक्रिया का इकाई या कहें तो तत्समक अवयव, अवयव, ठीक है, ये होगा। फिर अगर हम इसी का क्या निकालें, मान 1 करने, तो ये जो है ये गुणा का, गुणा का संक्रिया तत्समक अवयव, ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा चलते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर पहले 0 के गुण देख लेते हैं, ओके। इसको मिटाते हैं और 0 के गुण और 1 के गुण को हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, यहाँ तत्समक हम जब पढ़ रहे हैं 0 और 1 के बारे में, ठीक है, तो हम अब पढ़ लेते हैं 0 के गुण। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो श्रृंखला है, चेन है, वो एक एक से जुड़ी हुई है। आप इसको बार बार रिवीजन करिएगा, हमारी बातों का अनुकरण करिएगा, आपको सब समझ में आएगा, ओके। आइए चलते हैं, 0 के गुण, 0 के, 0 यानी 0 के गुण, ठीक। तो कहते हैं किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 हो जाता है, ठीक है। देख लेते हैं पहले, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 हो जाता है,
शून्य जाता है। ओके, उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 बराबर 0, यही होता है। आपने सीखा होगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा शून्य के ये गुण होते हैं। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, जैसे किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल भी क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है। अगला देख लेते हैं, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, देख सकते हैं अभी एग्जाम्पल में, या कहें तो जब किसी संख्या शून्य को किसी, उल्टा भी कर सकते हैं, कहें शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर या संक्रिया करने पर, लिख लेते हैं एक तरफ इस तरह से, जबकि हाँ ये बात जरूर होना चाहिए, इसको भी हम डिफाइन करते हैं, जबकि शून्य, इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, शून्य से किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल ठीक, जब शून्य से, यहाँ कोई दिक्कत हो रही है, शून्य से किसी संख्या को, बात तो दोनों सेम हो रही है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा होगा, जब शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया अर्थहीन जाए। एक हम आपको बात बताना चाहते हैं, जब हम मान लेते हैं किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो भागफल ये क्या होगा, ये जो होगा शून्य होगा भागफल। ओके, लेकिन जब किसी शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, ये अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। यही हम आपको बात बताना चाह रहे हैं, जब कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, भाग देने पर, या कहें तो जब शून्य में किसी संख्या से भाग देने की संक्रिया
भाग देने की संक्रिया की जाती है तो अपरिभाषित होती है। परिभाषित होती अपरिभाषित होता है। अब इसको नीचे लिख लीजिए जैसे, ठीक, इस तरह से, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो भागफल क्या होगा? शून्य होगा। ओके। और जब इस तरह से किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है तो ये क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कहे तो एक और है, नीचे लिखा देते हैं हम। ठीक है, ये आपको पहले अच्छा इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक, आप लिख लीजिए, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम क्या होता है? शून्य होता है। ये आपने देखा होगा। देखिए, हम ये शून्य के अतिरिक्त, अच्छा रहने देते हैं, इसको लिख लीजिए, इसके बाद अगली लाइन में दिखाते हैं, उसके बाद मिटा देते हैं। ठीक, तो आप हम उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। इस शून्य के गुण में ही एक लाइन बची हुई है, मिटाते हैं ऊपर से। ओके, देखते हैं। शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम एक हो जाता है। बताते हैं इसको भी, दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा। परिणाम एक हो जाता है। ठीक, जैसे किसी की पावर 0, लेकिन इसको 5 की पावर 1 - 1, 5 की पावर 0 ही आएगा ना। 5 की पावर 1 × 5 की पावर, इसका समझते होंगे कि इसका 1/, इतने। अब इसका अंश का अंश में, हर का हर में, तो कट जाएगा इसका मान क्या है। तो आप देख सकते हैं, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान क्या होता है? 1 होता है। एक लाइन और बचती है, 1 के गुण। उसके बाद हम टॉपिक को यहीं पर समाप्त करेंगे।
ठीक, आइए इसको मिटा देते हैं हम। एक के गुण एक कहे तो एक, एक के गुण। ओके, तो देखते हैं एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ओके, तो इसको हम देखते हैं। एक यानी ये एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या का गुणा करने पर मान अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है, आप देख सकते हैं। ओके, तो जैसे 2 into 1 is equal to 2, 7 into 1 is equal to 7, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी अपरिवर्तित रहता है। एक और पॉइंट नीचे लिख लीजिए, अगर किसी माइनस है और उसका पूर्णांक मतलब कहें तो घात यहाँ घात समपूर्णांक, घात समपूर्णांक होने पर इसका मान क्या होगा? 1 होगा। और यही अगर माइनस में है और घात विषम है तो क्या होगा? माइनस। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कौन कौन से संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, बंटन वितरण नियम, इकाई अवयव या तत्समक, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। शून्य के गुण को पढ़ा और तत्समक को समझने का प्रयास किया, इसको भी हमने समझा। और हमने शून्य के गुण और एक के गुण को अच्छे से पढ़ा, समझा। और ये अभ्यास करने पर, यानी समय आने पर जब हम अभ्यास करेंगे, इन सब की ज़रूरत होगी। आपकी परीक्षा में भी इसकी आवश्यकता होगी। आप धैर्य बना के पढ़ते रहिए, समझते रहिए और एक एक कड़ी को जोड़ते रहिए, जिससे हमारी एक सुंदर माला बन जाए। तो इन्हीं बातों के साथ हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। आइए हम लेते हैं आप सभी लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत।